So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise SA 505. SA 505 बोलता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो में जो है हमने नोट्स के साथ क्वेश्चन को भी कवर किया है। जब हम पर्टिकुलर कोई सा टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि देखो इसमें से क्वेश्चन आया है, तो आप इस पर ध्यान दे देना, राइट। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ये पेज मैं आपको बता दूँ, ये पेज है पूरा इंडेक्स कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके नोट्स डिफरेंट है, कोई दूसरी फैकल्टी के नोट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे केस में कम से कम ये कंटेंट तो सबका सेम ही रहेगा। तो इस कंटेंट के अंदर ही सारा ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं मीनिंग से, राइट। अब देखो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोला ना, तो ऑडिट एविडेंस मतलब कि ऑडिटर क्या करता है, थर्ड पार्टी से, जिसको अपन बोलते हैं कंफर्मिंग पार्टी, उनसे डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो कुछ एविडेंस गैदर करे एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर। कुछ उसको एविडेंस गेन हुए हैं किससे, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट रिटर्न बोला है ना, अब पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कवर है। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स के थ्रू कंफर्मेशन। रिटर्न बोला है, ओरल नहीं बोला है, तो रिटर्न में पेपर भी आता है और ई फॉर्म भी आता है। तो देखो ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि आप उससे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो, थर्ड पार्टी आपको जो है राइट इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, आपने उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा, थर्ड पार्टी ने आपको रिटर्न रिस्पॉन्स में बताया, राइट। पॉजिटिव में क्या रहता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि दो तरीके की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है। पॉजिटिव में ऐसा रहता है जहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करती है अगर एग्री भी करते हो और अगर डिसएग्री भी करते हो, ठीक है। और रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी, ठीक है, रिक्वेस्ट जहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करती है डायरेक्टली ऑडिटर को, जब कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ डिसएग्री करती है, तो ऐसे केस में नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में थर्ड पार्टी रिवर्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में, और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जो है थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स तभी करेगी जब डिसएग्री होता है, राइट। तो ऐसा बोल के रखा है कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जो डेट होती है वो ऐसा होता है कि जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट के डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट या उसके आसपास की डेट पे आप जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लीजिए, ताकि आपके जो है एक तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट तरीके से बने। एंड ऑडिटर के केस में, तो ऑडिटर में भी ऐसा ही होता है कि जब एंड में जब आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेना है तो आप उसको लीजिए। ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं था, पर एक बार एमसीक्यू में देखने में आ गया था। टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम आपको बता चुके हैं कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी रिप्लाई करता है एग्री के केस में भी और डिसएग्री के केस में भी। और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में थर्ड पार्टी रिप्लाई करता है जब डिसएग्री कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, वहाँ से उनको डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे भी कुछ रिस्क एसोसिएट होती है, ठीक है। इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में भी रिस्क एसोसिएट होती है, पर पहले इसको छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ होती है। रिस्क का एसोसिएशन तो हम देख ही लेंगे, पर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ होती है। तो यूजुअली क्या होता है इधर कि जहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व है वहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की जरूरत तो पड़ी जाती है। पहले पॉइंट में हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी इन द सेंस कि भैया आपका बैंक बैलेंस, भैया आपका डेटर बैलेंस, भैया आपका क्रेडिटर बैलेंस, या स्टॉक लाइंग विथ थर्ड पार्टी, ठीक है। स्टॉक से डेटा क्रेडिटर, फिर बैंक बैलेंस, इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले लिया। अब अपन फिक्स एसेट की बात करते हैं, या फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी की हम बात करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे जैसे कि हम प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो टाइटल डीड थर्ड पार्टी के पास रहती है, ठीक है। जैसे हमने कोई सा इन्वेस्टमेंट परचेस करा है पर उसकी डिलीवरी नहीं आई है, तो ऐसे केस में पार्टी के पास रखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। प्रॉपर्टी टाइटल डीड थर्ड पार्टी के पास है, इन्वेस्टमेंट परचेस करा है, डिलीवरी नहीं आई है। और लोन आउटस्टैंडिंग, इसमें आप जो है लोन आउटस्टैंडिंग को भी ले सकते हैं, राइट, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू करके रखे थे और शेयर पे एप्लीकेशन मनी पे पैसा आया था, एंड अब वो अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में लोन आउटस्टैंडिंग हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में अगर शेयर किसी एफआईआई को इनको इशू करे है, तो ऐसे केस में वहाँ से भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ले सकते हैं कि क्या आपने इतने ही रुपए जमा करे थे। तब हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी देखा,
हमने लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखा। अब आखिरी में कुछ एक पॉइंट था कि टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है ना, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन। अब थर्ड पार्टी के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट का, तो उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, बैलेंस तो छोड़ो, टर्म्स एंड एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन भी जान सकते हैं। अब देखो, हमने पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पढ़ी था। अब रिस्क एसोसिएट विद द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट देखते हैं। अब ऐसा था कि एक क्वेश्चन था जिसमें ऑडिटर ने कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी। अब पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में हम इंडिकेट करते हैं अगर हम एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, पर एक बार जो एक्सटर्नल कन्फर्मिंग पार्टी थी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी थी, उसने बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे और इन्फॉर्मेशन दो। तो ये रिप्लाई भी आ जाता है किसमें, पॉजिटिव कन्फर्मेशन में। मतलब पॉजिटिव कन्फर्मेशन में आप अपनी तरफ से कुछ भी पूछ सकते हो या कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, और इनफैक्ट अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आता है ना, वो एक तरीके से परसुएसिव एविडेंस हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो रिप्लाई कर देता है रिक्वेस्ट को। अब देखो, अब इससे जुड़ा हुआ एक रिस्क है कि थर्ड पार्टी जो है रिप्लाई कर देता है रिक्वेस्ट को, पर विदाउट वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई नहीं करता है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको तो रिप्लाई करना ही है ना, तो ठीक है, उसने रिप्लाई कर दिया, सोचा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं इसको कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ, जहाँ पे अगर मैं उससे कुछ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट दूँ और वो मना कर देता है, राइट, मना कर देता है क्या, वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है बिना वेरिफिकेशन के चेक कर लेता है। तो ऐसे केस पे कन्फर्मेशन, इसको मिटिगेट करने का ये तरीका है कि आप ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो जिसमें कोई अमाउंट एंटर ही नहीं हो। अब ऐसे केस में वो तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बोलने से रहा, उसको खुद को भी अपना डेटा देख के अमाउंट बताना पड़ेगा। तो ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में ऐसा ही है जिसमें अमाउंट आपने इंडिकेट या इंसर्ट नहीं करा है इन सच रिक्वेस्ट। पर पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हो तो ऐसे केस में जो रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्स तो होगा पर जो रिस्पॉन्स रेट है वो लो रिस्पॉन्स रेट हो जाता है। तो एक गड़बड़ थी, राइट, कि बिना वेरिफिकेशन के चेक करते हैं। उससे मिटिगेट करने के लिए ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, पर उससे जुड़ा हुआ एक रिस्क है कि भैया लो रिस्पॉन्स रेट आ जाता है। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में ऐसा है कि जब कन्फर्मिंग पार्टी रिक्वेस्ट तभी करती जब वो डिसएग्री कर रहा हो, राइट, मतलब कि डिसएग्रीमेंट पे ही जो है रिस्पॉन्ड करा जाएगा, राइट। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो देखो, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्क क्या है कि यार रिस्पॉन्स तभी होगा जब जो है नेगेटिव है या जब डिसएग्री करते हो। सपोज करो कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन भेजी, सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अब सामने वाला इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो सामने वाला ने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। अब सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करा क्योंकि वो एग्री करता है। तो ये एक रिस्क हो गया कि उसको डिलीवर ही नहीं हुआ और मुझे क्या लग गया कि वो एग्री करता है, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क ये सकता है कि सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन भेजी पर मुझे रिसीव नहीं हुई। अब मुझे रिसीव नहीं हुई तो मुझे लगा कि ये तो सब एग्री करता है, जबकि रियलिटी में वो डिसएग्री करता है। तो दो रिस्क तो ऐसी है, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट कि उसको रिसीव नहीं हुआ, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिस्पॉन्स मेरे को रिसीव नहीं हुआ। पर ये ऑलवेज तो नहीं होगा ना, ये हमेशा तो होने से रहा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि नॉन रिसिप्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट, कल को कोई सा डिसएग्रीमेंट था, आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कल को कोई सा डिसएग्रीमेंट था, आपको रिसीव नहीं हुआ, तो डिसएग्रीमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कोई से अगर डिसएग्रीमेंट है आपको रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्री करता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव है, हो सकता है कि नेगेटिव हो, राइट। आपने कुछ बैलेंस बताया, उसका बैलेंस जो है कोई सा दूसरा आ रहा था, उसने डिसएग्रीमेंट का आपको भेजा पर आपको रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस कन्फर्मेशन है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा ही गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑलवेज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो, ऑलवेज एक्यूरेसी हो, इसका मतलब दोनों नहीं है, राइट। और जैसे इसका लो रिस्पॉन्स रेट होता है, इसका हाई रिस्पॉन्स रेट होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में तो हर केस में करेंगे, बिना वेरिफिकेशन के करेंगे। मिटिगेट करने के लिए ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर इसका भी क्या है कि इसमें लो रिस्पॉन्स रेट हो जाता है। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में नॉन रिसिप्ट ऑफ रिस्पॉन्स, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, और इनफैक्ट अगर डिसएग्रीमेंट का हमको नहीं आया रिवर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज जो है सही ही है, और इसका रिस्पॉन्स रेट जो है हाई होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर में आप पहले तो सिलेक्ट करो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की प्रोसीजर। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर में आप पहले ये सिलेक्ट करो कि आपको क्या पूछना है, अकाउंट बैलेंस पूछना है, ट्रांजैक्शंस पूछने हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पूछना है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या पूछना है ये देख लो। फिर किससे पूछना है,
आप जो है थर्ड पार्टी पता कर लो, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन पूछना है वो भी आप देख लो, जो अभी हमने बात करी थी अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो हमने क्या पूछना है, किससे पूछना है, एंड जो है तरीका क्या रहेगा, राइट। उसको देखते हुए आप जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करो, राइट। और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करके उनको भेजो और फिर फॉलोअप लो, राइट। तो आप सिलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट करो टाइप, ठीक है, कंफर्मिंग पार्टी सिलेक्ट करो, फिर उसके हिसाब से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना के उसको भेजो और साथ ही साथ फॉलोअप लो। तो देखो, जब हमने इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करी, टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सिलेक्ट करा, एप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करा, फिर हमने जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन किया। अब जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करते तो हमको ये चीज़ें देखनी चाहिए, राइट। तो देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर आपको बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो क्या क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले असर्शन बीइंग एड्रेस, कि कौन सा असर्शन आपको एड्रेस करना है, राइट। रहता है ना, जैसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में आपको पूछना है, ठीक है, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, ठीक है। तो अपन ये सब चीज़ देखते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। तो इसमें हर एक ट्रांजेक्शन पे अपना अपना असर्शन होता है, हर अकाउंट्स बैलेंस पे अपना असर्शन है, डिस्क्लोजर में अपना असर्शन है, राइट। तो कौन सा असर्शन एड्रेस करना है, ठीक है। फिर एक है स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो कुछ स्पेसिफिक, कुछ आइडेंटिफाई करके रखोगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, आपको वो ही कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के थ्रू एग्री करवाना है या इंफॉर्मेशन लेनी है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, तो अपन ये लिख लेते हैं कि पहले स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है एंड हमें कौन सा असर्शन जो है से एड्रेस करवाना है, राइट। फिर बहुत ही बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहा हूँ तो मेरा लेआउट क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से, किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किस तरीके से, ठीक है। फिर एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना है, तो क्या कंफर्मिंग पार्टी वही सिलेक्ट करो जिसमें अंदर एबिलिटी है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि ट्रांजेक्शन के बारे में जो है आप डिटेल जो है पर्सन से पूछ सकते हो, पर जो बैलेंसेस है उसके लिए तो मेन अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ेगा। तो एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। फिर ऑडिटर को अपना भी देखना पड़ता है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट उसको कितना है, ठीक है, या प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट उसने सिमिलर एंगेजमेंट में जो भी ऑडिट करे होंगे, तो ऐसे केस में उसको पता होगा कि ऐसे केस में कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना जरूरी है। और फिर जो है पॉइंट, जैसे कि जब आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेते हो तो मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन भी लगता है। तो देखो, ये मैनेजमेंट ऑथराइजेशन उसको वो ध्यान में रखना पड़ता है, उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को इंकरेज कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने जो है फैक्टर, जब हमें एक्सटर्नल फैक्टर जो हमको देखना पड़ता है इन डिज़ाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड जो है बाकायदा हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं थर्ड पार्टी को और फॉलोअप लेते हैं, राइट। अब ये जो फॉलोअप है ना, जो मैंने आपको बोला कि फॉलोअप लेते हैं, ऐसा नहीं है। फॉलोअप लेते हैं इन द सेंस कि हम फॉलोअप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब कि फॉलोअप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है कि जैसे कि वो एक एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, जब प्रीवियस रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं, रिप्लाई जो है प्रीवियस रिक्वेस्ट का वो रिसीव नहीं हुआ रीजनेबल टाइम में, तो हम एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज देंगे, ठीक है। तो हम रिजल्ट रहता है ना कि हमको जैसे कि रिप्लाई नहीं आया तो हमने एडिशनल कुछ भेज दिया, तो वो होता है फॉलोअप। अब देखो, सामने वाला रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट होता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में। तो क्या लिखा है, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन, उसको इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन। क्या रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं आया है तो उसका इवेल्युएट करो। तो ऐसा है कि आपने तो इवेल्युएट करा उसके रिस्पॉन्स को। देखो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जब भी आती है इन्फॉर्मेशन, आप उसको इवेल्युएट करते हो। ऐसा नहीं कि वो ही ऑडिट एविडेंस है। और अगर आपको लग रहा है कि वो रिलायबल नहीं है, तो इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, कि अब मेरे को प्रॉपर तरीके से अब वापस मेरे को एक बार रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को असेस करना पड़ेगा, राइट। और उसके हिसाब से मेरा एंटी इफेक्ट होगा। तो हमने मीनिंग पढ़ा, हमने टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पढ़ा, हमने जो है रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पढ़ा, फिर जो है हमने एरियाज पढ़ा, ठीक है। फिर हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में डिज़ाइन करते कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो फैक्टर जो डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं हमने वो पढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कंडीशन बताओ जहाँ पे नेगेटिव रिक्वेस्ट ही सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है टू एड्रेस रिस्क एट असर्शन लेवल। वो कंडीशन बताओ जहाँ पे नेगेटिव रिक्वेस्ट ही बेटर है, मतलब कि डिसएग्री पे आना वो ही बेटर है, वो ही एक सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। देखो, सबसे पहले अगर लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर या असर्शन। तो देखो, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो ऐसे केस में
थर्ड पार्टी जब डिसएग्री करे तब रिस्पॉन्ड करे, अदरवाइज हम तो एग्री मान लेंगे। वैसे भी लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। फिर लो से एक और पॉइंट आता है, लो एक्सेप्शन रेट। जब हमको पता है कि इसमें एक्सेप्शन रेट कम है, एक्सेप्शन रेट कम है इन द सेंस कि हम रिस्पॉन्स, हम आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि कहीं घूम जाएगा। आप हमको रिस्पॉन्ड करोगे तो हमको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं घूम जाएगा। तो एक्सेप्शन रेट के बहुत ही चांसेस कम है, ठीक है। तो इस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, लो एक्सेप्शन रेट है, ठीक है। अब एल एस है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस आइटम, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स अकाउंट बैलेंसेस। देखो है लार्ज नंबर में और है स्मॉल स्मॉल अकाउंट बैलेंस। अब पॉजिटिव बेस्ड है तो हर एक का रिवर्ट करते रहते हैं। अब लार्ज नंबर में है, स्मॉल स्मॉल बैलेंसेस है, राइट। स्मॉल बैलेंसेस है, इनका मटेरियलिटी लेवल भी कम है, ठीक है, वो लार्ज नंबर में है, तो ऐसे केस में नेगेटिव चलेगा। तो अपन ऐसा बोल दिया कि लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व है, लो एक्सेप्शन रेट है, स्मॉल आइटम्स है, ठीक है, स्मॉल आइटम्स है, स्मॉल बैलेंसेस है, पर वो होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस है। तो स्मॉल स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस है, पर वो लार्ज नंबर में, राइट। एक तो स्मॉल है और एक जैसे ही है और लार्ज नंबर में, राइट। फिर जो है देखो एक्सेप्शन रेट में ऐसा है कि जब आपका एक्सेप्शन रेट बहुत ही कम हो, या तो ऑडिटर ही अनअवेयर हो ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि ऑडिटर अनअवेयर है ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे और ऑडिटर इसमें अवेयर नहीं है, तो ऐसे केस में नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ कर लो, और यूज़ हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है। कि ऐसा है कि मेरे को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की अवेयरनेस नहीं है, इतनी मेरे को नहीं पता हो, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में जो है वही एक सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको अवेयरनेस नहीं है, मतलब उसके साथ सब सही है, तो ऐसे केस में नेगेटिव प्रोसीजर यूज़ हो जाता है, राइट। तो भैया लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, ठीक है, लो एक्सेप्शन रेट है, लो अकाउंट बैलेंस मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेस है, ठीक है। गुड एंड इफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल है, जब इंटरनल कंट्रोल ही प्रॉपर है तो ऐसे केस में रिस्क कम हो जाती है, तो गुड एंड एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल। तो देखो अभी हम क्या कर रहे थे कि हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर पढ़ी, जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमको असर्शन लेवल जो हमको एड्रेस करवाना है, देन फिर हम थर्ड पार्टी अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करते हैं। फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करने में हमने सारे फैक्टर्स देखे थे और एक फॉलोअप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडीशन बताओ जब नेगेटिव रिक्वेस्ट ही आपका जो है एक सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, हमने वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी कि जब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी कहीं कम है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ही, एक्सेप्शनल रेट ही कम है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जो है होमोजीनियस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस है, फिर जो है गुड एंड एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। फिर है कि ऑडिटर इज़ अनअवेयर, ऑडिटर अनअवेयर है ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो अनअवेयर है किसी सर्कमस्टेंसेस को, उसको पता ही नहीं है, वो अनअवेयर है, अनअवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट एक्सटर्नल पार्टी डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, कि सामने वाला जो एक्सटर्नल पार्टी है ना वो उस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा, वो अनअवेयर है, तो ऐसे केस में उसने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दी। अब पॉइंट ये है कि कल को कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं मिलती है जो भी है, तो ऐसे केस में हम इवेल्युएट तो करते हैं उसका इम्पैक्ट ऑन दी एंटी एंड इवेल्युएट करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड फिर जो है इवेल्युएट करते हैं इम्पैक्ट ऑन दी एंटी। तो देखो ऐसा है कि कल को मना कर दिया तो हमारे पास अल्टरनेटिव वेज तो हमको निकालने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा के आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। और फिर इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होती है तो ऐसे केस में आप जो है अपना ओपिनियन दे दो। अब देखो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं कि रिफ्यूज़ल ऑफ मैनेजमेंट टू सीक एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जब मैनेजमेंट ने मना कर दिया, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स है जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए रहता है, और ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट इंकरेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यही इधर दिया हुआ है कि कल को मैनेजमेंट से आप ऑथराइजेशन लेना था, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया टू सीक एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट से रीज़न पूछो, ठीक है, कि आप क्यों मना कर रहे हो। इस तरीके से मना कर सकते जैसे क्वेश्चन में आता है कि हमारा जो है डिस्प्यूटेड ट्रेड पेबल के साथ, या जो है सेंसिटिव नेगोशिएशन, और हमारे कुछ भावताव चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो एक तो हमारा डिस्प्यूट है, कभी बोल दिया कि जो है देखो ऐसा है कि कभी मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, तो आप जो है इंक्वायर करोगे रीज़न एंड चेक द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, कि उसका जो मना करना है वो कितना रीज़नेबल है ये भी तो देखो। और जो है जब आपको अनरीजनेबल लगे चीज़ें तो असेस करो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट मना कर रहा है
आपने रीज़न जान रहे हो, असेस करो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। अब पॉइंट ये है कि जो है मैनेजमेंट ने अपना रीज़न बताया, ठीक है, तो पहले तो उस रीज़न को आप डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है, तब अपने रीज़न को डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, और आप अपना एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपने अपना चेंज करा, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के असेसमेंट में आएगा, और आपने फिर जो है अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर जो लगाने थे, आपने अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंस गैदर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो ऑडिटर के हाथ ही कट गए, वो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। पर पॉइंट ये है कि कभी उसका अनरीजनेबल रहा तो हम तो TCWG को कम्युनिकेट करेंगे और ये बता देंगे कि देखो मैनेजमेंट मना कर रहा है, ठीक है, और उसका इम्प्लीकेशन ऑडिट पे क्या रहेगा और ऑडिट रिपोर्ट पे क्या रहेगा। तो दो केस में हम TCWG को बताते हैं, एक तो मैनेजमेंट का जो मना कर रहा है और मना करना अनरीजनेबल है, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस कि मैनेजमेंट ने मना करा, मना करना चलो रीजनेबल है, हमने इसको डॉक्यूमेंट करा, हमने एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेक करा, असेस करा, ठीक है, इसका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस करा, जो भी है, हमने एडिशनल ऑडिट अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाया और उससे एविडेंस गैदर करे। कभी हमको उससे भी एविडेंस गैदर नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में जो है हम वापस से वही कम्युनिकेट करते हैं कि मैनेजमेंट ने मना करा था, ठीक है, रीजनेबल है, पर दूसरे तरीके से हम एविडेंस नहीं गैदर कर पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेट कर दो कि मैंने आपको कम्युनिकेट करा है और इसका इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या जाएगा। अब जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे थे कि देखो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, इस पर या तो रिस्पॉन्ड होगा या तो रिस्पॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं लिखना था, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड होगा रिस्पॉन्ड नहीं होगा। अब रिस्पॉन्ड है पर मेरे को फिर भी कुछ डाउट है, तो ऐसे केस में मैं फर्दर ऑडिट एविडेंस लूँगा, राइट। और जब रिस्पॉन्स है और वो रिलायबल नहीं है तो ऐसे केस में वापस मैं फर्दर ऑडिट एविडेंस लूँगा, मेरा एंटी ऑफ मैं मतलब अदर तरीके से प्रोसीजर ऑप्ट करूँगा और जो है और मैं एंटी अपना प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तब होता है जब रिस्पॉन्स में डाउट हो। एक होता है कि भैया मेरे को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, तो ऐसे केस में आप अल्टरनेट प्रोसीजर लगाते हो। ये सब हमने पॉइंट देखा। फिर आखिर में ये आता है कि ऑडिट प्रोसीजर बताओ जब मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है, और ऑडिट प्रोसीजर जब मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। वो वैसे भी देखो मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी एविडेंस है, पर ये कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद भी ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो लगानी पड़ते हैं, ठीक है। ऑडिटर मस्ट गो फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, यूजिंग अल्टरनेटिव नहीं इधर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, जैसे कि, और उससे उसको जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना चाहिए। और इनफैक्ट कभी वो गैदर नहीं कर पाए तो ऐसे केस में वो मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। अब पॉइंट ये है कि ऐसे 610 और ऐसे 505 का लिंक है। 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है। पॉइंट ये है कि जब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम लेते तो हम थर्ड पार्टी से कन्फर्म करते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि थर्ड पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी और उस बेसिस पे हम हमारा ओपिनियन बनाते हैं, पर उस ओपिनियन की जिम्मेदारी तो हमारी ही रहती है। 610 में क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है, 1 सेकेंड, तो देखो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसको केयरफुल होना चाहिए जब वो असाइन करा वर्क इंटरनल ऑडिटर को। 610 ये बोलता है, देखो हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में थर्ड पार्टी से मदद लेते हैं। 610 ये बोलता है कि आप केयरफुल रहो जब आप इंटरनल ऑडिटर को कोई सा वर्क असाइन कर रहे हो तो, ठीक है। ये जिम्मेदारी एक्सटर्नल ऑडिटर की है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी एक्सटर्नल ऑडिटर की है टू मेंटेन कंट्रोल ओवर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, की जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है ना उस पर कंट्रोल रखना, ठीक है। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आते हैं उन रिजल्ट को इवेल्युएट करना, ये सब जिम्मेदारी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। कल को ये जिम्मेदारी है तो इंटरनल ऑडिटर को मत दे देना, इट कैन नॉट बी असाइन। पर इंटरनल ऑडिटर एक चीज़ में आपको असिस्ट कर सकता है कि कल को नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में जो भी एक्सेप्शंस रहते हैं उन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के एक्सेप्शंस को रिजॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है इंटरनल ऑडिटर। पर कंट्रोल मेंटेन करना, एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है उस पर कंट्रोल मेंटेन करना, उस कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो आती इन्फॉर्मेशन उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो रिजल्ट टू इवेल्युएट रिजल्ट ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करना और कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे कंट्रोल करना, इन सब की जिम्मेदारी इसकी रहती है, इसको असाइन नहीं कर सकते। पर हाँ, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के जो एक्सेप्शंस है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बात करी जो है, तो हमने कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के पढ़ा कि हम थर्ड पार्टी से हमको रिस्पॉन्स आता है, हम उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेस को, ठीक है, फिर वो एक्ट करता है एज एन ऑडिट एविडेंस। पॉजिटिव नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट देखे, कुछ रिस्क नेगेटिव कन्फर्मेशन से जुड़ी हुई है जिसमें 3 रिस्क तो हमने इधर देख ली थी। पॉजिटिव रिक्वेस्ट में रिस्क को मिटिगेट करने के लिए
जो है हमने ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का बताया था, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही से जो है रिस्पॉन्ड कर देते थे, तो ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट से ख़त्म करा। पर वही है कि ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में लो रिस्पॉन्स रेट हो जाता है। फिर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर अपने करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में हमको कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भी डिज़ाइन करना पड़ता है, एंड देन जो है हम कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज के फॉलोअप रिक्वेस्ट भी भेजते हैं जब एडिशनल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, जब प्रीवियस रिक्वेस्ट जो है वो रीजनेबल टाइम में आपको रिस्पॉन्स नहीं आया है। फिर फैक्टर्स हम कुछ ध्यान देते हैं कि कौन सा असर्शन एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड डिस्कॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, क्या लेआउट होना चाहिए, किस तरीके से मेरे को कम्युनिकेट करना है, सामने वाला एबल है कि नहीं है, ठीक है, मेरा प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है, मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर कंडीशन है जहाँ पे एक्सटर्नल रिक्वेस्ट की सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, नेगेटिव रिक्वेस्ट तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें अपन बोलते हैं लो ला थर्ड पार्टी का स्मॉल है, तो लो ला इन द सेंस कि लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लो एक्सेप्शन रेट है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ LA से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस है, ठीक है, गुड या एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल है, और जो है ऑडिटर इज अनअवेयर, वो अवेयर ही नहीं है, ऑडिटर अवेयर ही नहीं है कि जो एक्सटर्नल पार्टी है वो इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा, एक्सटर्नल पार्टी डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, राइट। तो फिर अपन ने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि जब मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करे तो मैनेजमेंट से पूछो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, मैनेजमेंट से पूछो, वैलिडिटी रीजनेबलनेस चेक करो, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करो, रीजनेबल हो रहा है तो डॉक्यूमेंट करके आपके देखो किसका आपके एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेसमेंट आप वापस से करो, परफॉर्म करो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, उससे एविडेंस गैदर करो, नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे केस में कम्युनिकेट करो, और जब मैनेजमेंट की जब बातें ही रीजनेबलनेस नहीं लग रहा है तो कम्युनिकेट करो। फिर कुछ आखिरी पॉइंट ये पड़ा था कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी एविडेंस है पर वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, उसके लिए आपको प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस तो गैदर करना ही पड़ता है, और जो है एविडेंस नहीं मिले तो ऐसे केस में आपको मॉडिफाई करनी पड़ती है रिपोर्ट। फिर ऐसे 610 और 605 बताया था कि और एक्सटर्नल ऑडिटर को केयरफुल होना चाहिए जब वो इंटरनल ऑडिटर को वर्क असाइन कर रहा है, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट पर कंट्रोल मेंटेन करना और उसके रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक्सटर्नल की होती है, इसको असाइन नहीं कर सकते, पर हाँ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के एक्सेप्शंस को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 505 पढ़ा, ठीक है, और होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय।